अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन यूं मुझसे मुंह ना मोड़ो। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ। वो बेचैनी से उस शख्स को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवा रही थी, जो ना सिर्फ मगरूर था बल्कि दिल का सख्त भी। मेहराब ने उसकी तरफ देखा। निगाहों में अजनबियत और लहजे में सख्ती थी। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, जो रात के अंधेरे में किसी के कमरे में खुद को पेश कर दें। वो दो टूक अंदाज में बोला और ऊपर से नीचे तक उस लड़की को देखा, जो उसकी कुर्बत के लिए बेताब थी। महरीन की आंखों में नमी उतर आई। तो तुम्हें मेरी जगह वो 2 नंबर लड़की पसंद है ना? तुम क्यों नहीं समझते मेरे जज्बात को? आज रात मैं यहां से तुम्हें हासिल किए बगैर नहीं जाऊंगी। वो यकदम उसके करीब आकर मेहराब की कमीज के कॉलर को थाम चुकी थी। मेहराब ने उसके हाथ सख्ती से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अगर वाकई इतनी मोहब्बत है, तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। बदले में पूरी रात तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया। ये सुनकर महरीन के होश उड़ गए। मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा? वो नजरें चुरा कर बोली। मेहराब उस पर झुकाया। क्या हुआ? कुछ देर पहले तो कह रही थी मेरे लिए कुछ भी करोगी। अब क्यों घबरा रही हो? ये सुनते ही महरीन ने आंखें बंद कर ली। अगले लम्हे वो उसकी बाहों में थी। कुछ देर बाद वो दोनों बिस्तर पर एक साथ थे। मेहराब ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब वक्त आ गया है, तुम अपना वादा निभाओ। क्या चाहते हो तुम? महरीन ने थकी थकी आवाज में कहा। मेहराब उठा, सामने लगी तस्वीर से पर्दा हटाया। तस्वीर में वो दोनों थे और वो साथ ही एक और चेहरा। उसको देख रही हो? मैं चाहता हूं इसे बदनाम करूं। मीडिया में इसकी इज्जत, इसका वकार, सब कुछ मलिया-मेट कर दो। वो नफरत से भरा हुआ था। 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें वो सब कुछ करना होगा और बदले में जब भी मेरे पास आओगी मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मेहराब ने दोबारा महरीन के बाजू थाम लिए, जैसे फिर से करीब लाना चाहता हो, लेकिन अब महरीन की आंखों में खौफ था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेहराब रुका और भवें कर बोला, कैसी शर्त? महरीन ने उसके होंठों पर हाथ रखा और खुद को उससे अलग करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे अलावा तुम किसी पर नजर नहीं डालोगे, खास तौर पर उस 2 टके की लड़की पर। ये सुनकर मेहराब की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जब तुम यूं मेरे लिए सज संवर कर आओगी तो किसी और पर क्यों नजर डालूंगा? वो ये कहकर उसे एक बार फिर अपनी बाहों में समेट चुका था। भाई, आप रात को कहाँ थे? मैंने कितना तलाश किया आपको। कुछ देर पहले ही मेहराब घर वापस आया था। अरे यार, तुम्हें पता तो है ना, कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। बस उन्हें इंटरव्यू दे रहा था। और तुम बताओ, कैसा जा रहा है काम? मैंने सुना है कुछ रिपोर्टर्स तुम्हारे बारे में कुछ बातें फैला रहे हैं। मेहराब ने अखबार का रुख मोड़ते हुए कहा, जब दिलावर उसके पास आकर बैठ गया। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बस उन सबकी गलतफहमी है, जो मैं मिनटों में दूर कर दूंगा। ये सुनकर मेहराब का अंग अंग गोया कड़वा हो गया। वो हमेशा अपने छोटे कजन से जलता रहता था, जो उसे हमेशा भाई की तरह समझता था। आज भी उसके चेहरे पर ये एतमाद देखकर वो जलन और हसद का शिकार हो गया था। वो यही तो नहीं चाहता था कि उसकी इज्जत मीडिया में कायम रहे। वो उसकी तरक्की से हमेशा जलता आया था। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो उम्र में बड़ा था, लेकिन ओहदे और मर्तबे में हमेशा छोटा रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी नहीं चाहता कि मीडिया तुम्हारे बारे में ऑल फॉल बातें करे, लेकिन तुम्हें वैसे एहतियात बरतनी होगी। आजकल मैं देख रहा हूं, काफी रिपोर्टर्स फैल रहे हैं, जिन्हें बस पैसा चाहिए होता है। वो उंगली उठाकर अपने छोटे भाई पर वार करते हुए बोला। ये सुनकर दिलावर चौंक गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं आई भाई। और आप फिक्र मत करें, जब तक आप मेरे साथ खड़े हैं ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो ये कहते हुए वहां से चला गया, जबकि गुस्से से मेहराब ने अखबार टेबल पर फेंका। बहुत हो गया, मैंने बहुत सब्र कर लिया, अपनी जगह पर मैंने तुम्हें दे दी, लेकिन अब मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे अपनी जगह तो वापस लेनी पड़ेगी। 2 दिन बाद देखना कैसे पूरे मीडिया में तुम्हारी बदनामी के चर्चे होंगे, और उसके बाद मेरी एंट्री होगी। कहाँ से आ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? रात गए तक बाहर रहती हो। वो जैसे ही घर पहुंची तो उसकी माँ ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जबकि महरीन को तो अब इस बात की कोई परवाह ही नहीं रही थी। मैं जहां भी जाऊं सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए जाती हूँ माँ। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना,
तो ये मत भूलो कि तेरी एक बेटी पहले ही अपना मुंह काला करवा चुकी है। अगर ये घर चल रहा है ना, तो इन्हीं पैसों की वजह से चल रहा है, जिसके लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। वो अपना पर्स टेबल पर रखते ही फौरन अपने कमरे में चली गई, जबकि उसकी माँ सर थाम कर रह गई। एक बेटी को तो वो पहले ही खो चुकी थी, जिस दिन वो मोहब्बत की आड़ में भागकर शादी कर चुकी थी। वो अब नहीं चाहती थी कि दूसरी बेटी पर भी शक करके वो उसे भी खुद से दूर कर दे। इसीलिए वो काफी कड़वे घूंट पी रही थी। आज तक उसने महरीन को कुछ नहीं कहा था, उसे हमेशा खुली छूट दी और आजादी दी थी, जिसका नाजायज फायदा उठाकर महरीन हद हार पार कर रही थी। 2 घंटे ही तो अभी इसे आए हुए हुए थे, लेकिन वो फिर से फ्रेश होकर काम पर जाने वाली थी। अपनी माँ को एक दफा फिर वो अकेला छोड़ने वाली थी। वो अपने बिस्तर पर आराम की नींद सो रही थी जब अलार्म ने उसे जगा दिया था। वो फौरन बिस्तर से उठी थी। उसने जब वक्त देखा तो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रहते थे। बाहर रिक्शा हॉर्न बजा रहा था। वो झट से फ्रेश होने चली गई थी और फिर नाश्ता बनाकर थोड़ा सा नाश्ता बचा कर रखकर उसने अपनी अम्मा को आवाज लगाई थी, अम्मा मैं जा रही हूँ, नाश्ता कर लेना। वो रिक्शे में बैठ गई थी। ये उसका मामूल था। वो हानिया अफंदी थी, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी जो कि इंटर्नशिप के लिए उस ऑफिस जाती थी। आज उसको 5वां दिन था। उसका शौक था कि वो रिपोर्टर बने, लेकिन अभी तक वो बगैर किसी सैलरी के इंटर्नशिप कर रही थी। उसे पूरा यकीन था ये जब 1 महीने बाद वो सारी ट्रेनिंग लेगी तो इस बुनियाद पर उसे जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन उसने जो सोचा था, उसे लगता था ये मामूली सा एक ऑफिस है जहां सब अपने काम से काम रखते होंगे। पर वो गलत थी। पहले दिन उसका पाला जिससे पड़ा था, वो वही सहाफी था जो हमेशा उसे जलन और हसद की नजर से देखती थी। वो महरीन थी, जिसका चर्चा हानिया के ना होते हुए भी पूरे ऑफिस में होता था। जब से हानिया आई थी, हर किसी की तवज्जो हानिया पर पड़ी थी। ऑफिस के डायरेक्टर ने सबसे पहले हानिया को जो इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था, वो और कोई नहीं बल्कि मेहराब खानजादा था। ये हानिया का पहला प्रोजेक्ट था। वो चाहती थी कि वो सबका दिल जीत ले, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी कि उसने जिसका दिल जीता था वो खुद मेहराब खानजादा था, जो पूरे वक्त पर उसी जगह पर बैठा था। और फिर हानिया वहां आई थी। मेहराब खानजादा ने जब इस छोटी सी 22 साल लड़की को देखा तो हक्का बक्का रह गया था। वो छोटी सी लड़की गले में दुपट्टा लिए जल्दी से उसके पास आकर बैठ गई थी। सॉरी सर, मुझे लेट हो गई। आज मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना इंटरव्यू पूरी ईमानदारी से लूँ। उसकी बात सुनकर मेहराब हंस दिया था और यूं आधे घंटे के इंटरव्यू के बाद मेहराब ने उसकी तारीफ की थी। आपने अपने ऑफिस के लोगों के दिल जीते ना जीते हों, लेकिन आपने मेरा दिल जरूर जीत लिया है। आप आगे जाकर बहुत अच्छी रिपोर्टर बनेंगी, आप फिक्र मत करें। मेहराब ने जैसे ही उसकी तारीफ की थी तो हानिया खुशी से फूले नहीं समा पाई थी। मेहराब उससे पहले कि कुछ कहता, उसे अचानक महरीन दिखाई दी थी, जो अपनी फाइलों में मगन मेहराब से टकराई थी। महरीन ने जब मेहराब और हानिया को एक साथ देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई थी। सर आप कब आए और आपने इंटरव्यू किससे दिया? वो बिफर कर बोली थी। जब मेहराब ने मुस्कुराकर कहा था, आज का मेरा इंटरव्यू इस ऑफिस का सबसे बेस्ट इंटरव्यू था। मैं तो चाहता हूँ कि आइंदा भी यही लड़की मेरा इंटरव्यू ले। मेहराब की ये बात सुनकर महरीन ने नागवारी से हानिया को देखा था और इसके बाद से उसने फैसला कर लिया था कि वो मेहराब को हासिल करके रहेगी। वो जानती थी कि मेहराब किस खानदान से ताल्लुक रखता है। वो एक बहुत बड़ा सियासतदान था और उसे हासिल करना किसी भी लड़की के लिए ख्वाब से कम नहीं था। वो अब हमेशा अपने ऑफिस में हानिया को छोटे से छोटा काम देती थी, जिसकी वजह से हानिया मुश्किल का शिकार हो रही थी। हानिया चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, हर वो स्क्रिप्ट पर रिपोर्टिंग करे, लेकिन महरीन की यही कोशिश होती थी कि अच्छे से अच्छी स्क्रिप्ट वो हानिया से दूर रखे, जिसकी वजह से हानिया को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। महरीन ने ये भी नोट किया था कि अब मेहराब कुछ ज्यादा ही ऑफिस में आता था। वो एक वाहद सियासतदान था जो अना और गरूर को बलाए ताक रखते हुए उनके ऑफिस में कदम रखता था। वरना उसका छोटा कजन, जो कि दिलावर खानजादा था, जितना इज्जतदार था, जितनी उसे अपनी अना प्यारी थी, उतना ही खुद मुख्तार था।
इज्जत नफ्स उसमें कूट कूट कर भरी थी, जिसकी वजह से वो कभी भी मीडिया से बात नहीं करता था और ना ही आगे आता था। यही वजह थी कि मीडिया उसके खिलाफ जाती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा हर रिपोर्टर की नज़रों में अच्छा रहता था। ज्यादातर रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन और बेकरार रहती थी। मेहराब दिली दिल में हानिया को पसंद करने लगा था। वो जब भी इस ऑफिस में आता, उसकी नजरें हानिया को तलाश करती थी। एक रोज जब महरीन ने उसे पकड़ लिया तो बोली, अब किसकी तलाश कर रहे हैं आप? इंटरव्यू के लिए आए हैं ना? आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। ये सुनकर मेहराब ने गहरी सांस खारिज की, क्योंकि आज का तो फिर उसका सारा दिन जाया हो गया था। नहीं, मुझे काम आ गया है, मुझे जाना होगा। वो उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया था। महरीन सर पटक कर रह गई थी। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी मेहराब खानजादा। 2 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूं, तुमने मुझे मुंह नहीं लगाया और इस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे पड़े हो। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। वो दिल ही दिल में अपना इरादा करके वहां से चली गई थी। कुछ देर बाद उसने पता लगाया था मेहराब खानजादा का वो फ्लैट जहां वो रोजाना रात को किसी न किसी लड़की के साथ जरूर होता था। उस रात जब वो अपने फ्लैट में आया तो उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि महरीन थी। उसे अपने सामने देखकर वो भड़क गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है यहाँ जो लड़की आए वो हमेशा के लिए बदनाम हो जाती है। क्या तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं है? मेहराब ने उसे यकीन दिलाया था, जबकि वो फौरन उसके गले लग गई थी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें जब किसी के साथ देखूं तो मैं सांस नहीं ले पाती, मेरा दम घुटने लगता है। तुम क्यों नहीं समझते? ये सुनकर मेहराब के होश उड़ गए थे। फिर उसे फौरन याद आया कि वो इस लड़की से अपने मतलब की हर बात पूरी करवा सकता है। जो चाहे इस लड़की से करवा सकता है और बदले में इस लड़की को वो दे देगा जिसके लिए तड़प कर वो उसके पास आई थी। तब मेहराब ने अपनी वो तस्वीर दिखाई जिसमें दिलावर खानजादा था, जो उसे अपना बड़ा भाई मानता था। मेहराब ने महरीन को 2 दिन दिए थे ताकि वो 2 दिन के अंदर अंदर दिलावर खानजादा को पूरी मीडिया के सामने बदनाम कर दे। उस पर ऐसा केस बनाए कि हर कोई दिलावर खानजादा के खिलाफ हो जाए। वो जो सियासत का चमकता सितारा है उसे आसमान से जमीन पर गिरा दे। फिर महरीन ने उसकी बात मान ली थी। मेहराब ने उसे एक स्क्रिप्ट दी थी। वो सारी की सारी दिलावर खानजादा के खिलाफ थी। महरीन के हाथ कांप रहे थे। क्या मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी? ये तो सारी दिलावर के खिलाफ है। और ये तस्वीरें किसकी हैं? महरीन की एक नजर तस्वीरों की तरफ गई थी, जहां एक लड़की बिस्तर पर थी, जबकि उसके बिल्कुल साथ दिलावर खानजादा लेटा था। दरअसल वो सच में मेहराब था, जिसने अपनी जगह दिलावर खानजादा की तस्वीर फोटोशॉप की थी। लेकिन ये किसी को पता नहीं चल सका था। मेहराब ने उसे अगली बात बताई थी कि तुम्हें बस इस केस की रिपोर्टिंग करनी है, जैसे अभी करके पूरे मीडिया के सामने ये सारी स्क्रिप्ट पढ़नी है। जो लिखा है वो ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। ये सुनकर तो महरीन की आंखें चमकने लगी थी। उसने स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं थी, बल्कि फौरन मेहराब के गले लग गई थी। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं ये सब भी कर दूंगी। अगर उसकी इतनी खूबसूरत कीमत है तो मुझे तो इस तरह की 1000 स्क्रिप्ट्स पढ़ना पड़े तो भी कबूल है। वो अपने ऑफिस में बैठी थी, उसके सामने वही स्क्रिप्ट थी। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वो एक सहाफी थी और अच्छी पोस्ट पर इस ऑफिस में काम करती थी। अगर ये स्क्रिप्ट नशर की गई तो जरूर दिलावर खानजादा उसके खिलाफ केस भी करवा सकता था, और फिर उसका घर कैसे चलता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हानिया थी, जिसके साथ कुछ फाइल्स थी। मैम, ये कुछ फाइल्स हैं, ये रीड कर लें। उसने फौरन वो स्क्रिप्ट छुपा ली। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, तो हानिया ने उससे पूछा, मैम आप ठीक तो है ना? और प्लीज मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट दे दें। मैं चाहती हूँ मेरे जो 5 दिन हैं वो अच्छे गुजर जाएं, उसके बाद मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए। हानिया ने सर झुकाकर रिक्वेस्ट की। महरीन ये सुनकर अचानक से किसी गहरी सोच में डूब गई। तुम्हें सच में कोई अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए जिससे तुम्हारी जॉब अच्छी हो जाए? जैसे ही महरीन ने सवाल किया तो हानिया बेचैनी से बोली, यस मैम, मुझे ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जो मैंने पहले कभी भी रिपोर्ट ना की हो। तो महरीन ने फौरन उसके सामने वो 3-4 पेजेस रख दिए। ये लो, ये अब तक की सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट है।
जिसे तुम रिपोर्ट करके अपनी बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकती हो। तुम्हारे पास ये गोल्डन चांस है हानिया, इसे तुम कभी भी गंवाना मत। ये स्क्रिप्ट तुम आज रात ही रिपोर्ट कर देना और उसके बाद ये मीडिया में आउट हो जाएगी, जिसके बाद हर कोई तुम्हें सराहेगा। महरीन चमकती आंखों से उसे देखकर बोली थी। हानिया आगे बढ़कर महरीन के गले लग गई। मैम आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो वैसे ही आपको गुस्से वाली समझती थी। हानिया जज्बाती होकर बोली तो महरीन अंदर ही अंदर हंस रही थी। उसे आने की बेवकूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ है महरीन, तुमने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी? क्यों नहीं रिपोर्ट कर रही? मैंने तुमसे कहा था 2 दिन के अंदर रिपोर्ट हो जानी चाहिए। मेहराब जो फिर से हानिया को अपने अपार्टमेंट में आता देखकर तंग आ चुका था, गुस्से से बोला तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मेहराब? क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? और मैंने कहा ना रिपोर्ट हो जाएगी। वो शायद किसी और फील्ड की लड़की का काम है और मैंने उसे वो रिपोर्ट दे दी। तुम फिक्र मत करो। ये सुनकर तो मेहराब बेचैन हो गया था। उसे फौरन हानिया का ख्याल आया तो उसने महरीन को अपने करीब किया और गुस्से से बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वो रिपोर्ट्स हानिया को पकड़ा दी हैं? वो हानिया के लिए बहुत फिक्रमंद रहता था। उसे वो लड़की दिल से अच्छी लगती थी क्योंकि वो जानता था कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो अपना आप किसी को सौंप दे। उसका किरदार बहुत अच्छा था। ये सुनकर तो महरीन तड़प कर रह गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यूं ऐसे लम्हात में भी मेहराब महरीन के बजाय हानिया का जिक्र करे। क्या हो गया है मेहराब? मैं उस छोटी सी बच्ची को क्यों वो स्क्रिप्ट दूंगी जिस पर कोई यकीन भी नहीं करे? और वो तो एक इंटर्न है, तुम फिक्र मत करो। वो ये कहते हुए उसके करीब हो गई थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेहराब दोबारा हानिया के बारे में सोचे। उसकी सोचों को महदूद करने के लिए वो उसे हर तरह का सुकून दे रही थी। हानिया ने पहली दफा वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी। वो रात को तैयारी कर रही थी। उसे कुछ देर बाद ही रिपोर्ट करना थी। जब वो स्क्रिप्ट पढ़कर तो उसके होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये स्क्रिप्ट गलती से महरीन ने उसे थमा दी है। वो बार बार आगे पीछे करके स्क्रिप्ट देख रही थी। फिर उसके जहन में अचानक से ख्याल आया तुम अब ये रिपोर्ट करो, उसके बाद अपनी जॉब सिक्योर कर लोगी। उसने खुद को समझाया था। उसने सोचा क्यों ना वो सर्च करे, क्या पता दिलावर खानजादा सच में एक अच्छा सियासतदान हो। लेकिन उसके पास उस वक्त लैपटॉप नहीं था। तब अचानक से उसे महरीन का मैसेज आया जल्दी से रिपोर्ट कर दो। आज रात वो लम्हा था जब हानिया ने कपकपाते होंठों से और कांपते हाथों से माइक थामा। उसके दिल की धड़कन जैसे किसी बगोले की रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी मजबूती थी जो शायद आज तक उसने खुद भी महसूस ना की थी। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उसने वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया जो महरीन ने उसे थमाया था। लफ्ज लफ्ज जैसे आग बनकर दिलावर खानजादा की शख्सियत को जला रहा था। वो जो हमेशा बड़े सियासतदानों की सफ में खड़ा रहा था, आज एक नौमोज रिपोर्टर के अल्फाज ने उसकी सारी साख को हिलाकर रख दिया था। दूसरी जानिब दिलावर खानजादा के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। टीवी की स्क्रीन पर जैसे ही वो रिपोर्टिंग नशर हुई, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये लड़की, ये तो, वो हिकलाया, फिर फौरन मोबाइल उठाया और अपने करीबी साथी को कॉल मिलाई। ये क्या बकवास है? ये लड़की कौन है? ये किसकी इजाजत से मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्टिंग कर रही है? फौरन पता लगाओ। साथियों ने बताया कि मीडिया में अब सिर्फ यही रिपोर्ट छाई हुई है। हर न्यूज चैनल, हर ऑनलाइन फोरम पर हानिया की आवाज गूंज रही थी। दिलावर के माथे पर पसीने की बूंदें अब खौफ का इशारा बन चुकी थी। वो बार बार खुद से पूछ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे यूं बदनाम करने की? तभी उसे मेहराब का ख्याल आया। वही मेहराब जिसे वो अपने भाइयों से बढ़कर मानता था। फौरन उसने कॉल मिलाई, लेकिन दूसरी तरफ से तो जैसे कोई और ही कहानी चल रही थी। मेहराब और महरीन दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थे। महरीन जो खुद को हानिया से ज्यादा अक्लमंद और दिलकश समझती थी, अपने ही खेल में गुम थी। कुछ देर बाद मेहराब घर लौटा तो दिलावर उसका बाजू थाम कर बोला, भाई आप सुन रहे हैं? एक लड़की मेरे खिलाफ बोल रही है। वो मुझे तबाह करने पर तुली हुई है। दिलावर का लहजा इस तरह से भरा हुआ था। मेहराब ने गहरी सांस ली, जैसे उसने सब कुछ पहले से जान लिया हो। दिलावर तुम फिक्र मत करो, ये सब वक्ती शोर है।
تمہاری پوزیشن مضبوط ہے، تمہیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن دلاور اب رکنے والا نہیں تھا۔ نہیں بھائی، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لڑکی سچ میں سب کچھ بگاڑ سکتی ہے، اور سب سے عجیب بات ہے وہ بہت معصوم لگتی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ تبھی محراب کی نظر اچانک ٹی وی پر پڑی۔ اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ سکرین پر ہانیہ کھڑی تھی، وہی ہانیہ جو ایک دن پہلے محراب کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور جو اس کی سادگی اور اصول پسندی سے متاثر تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ محراب بے اختیار بڑبڑایا۔ دلاور نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ یہی تو ہے میرے خلاف، یہی لڑکی سب کے سامنے میرا کردار مار رہی ہے۔ محراب کے ہوش جیسے اڑ گئے۔ اسے یاد آیا کہ مہرین نے کل کہا تھا وہ اسکرپٹ کسی انٹرن کو دے دیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی مہرین نے ہانیہ کو وہ اسکرپٹ دے دیا؟ محراب کے دل میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اسکرپٹ صرف الزام نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل سازش تھی جو اس نے خود مہرین کے کہنے پر لکھوائی تھی۔ لیکن اب وہی سازش ایک معصوم لڑکی کی زبان سے ادا ہو رہی تھی، جو حقیقتاً شاید ان سب کھیلوں سے بے خبر تھی۔ دلاور، شاید ہمیں ہانیہ سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہو۔ دلاور نے تیز نظروں سے اپنے بھائی کو گھورا۔ نہیں بھائی، اب بات کرنے کا وقت نہیں رہا، اب تو حساب چکانے کا وقت ہے۔ میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اٹھا جیسے وہ اس لڑکی کو بھسم کر دینا چاہتا ہو، لیکن محراب کی نظریں اب بھی سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ محراب کا دل کر رہا تھا کہ اسی وقت مہرین اس کے سامنے آئے اور وہ گولیوں سے مہرین کی جان لے لے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہرین اتنی شاطر اور چلاک عورت نکلے گی۔ وہ رہ رہ کر ہانیہ پر ترس کھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دلاور کچھ بھی کر کے ہانیہ تک رسائی حاصل کرے گا، اور پھر ضرور اس سے اگلوا لے گا کہ آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ وہ ضرور ہانیہ کو نقصان پہنچائے گا۔ محراب جلد از جلد ہانیہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ ہانیہ کا آج آخری دن تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اسے بے پناہ شہرت مل چکی تھی۔ ہر کوئی اسے ہی ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک بہت اچھی جاب مل گئی تھی اور آج وہ اپنا الوداعی دن منا رہی تھی۔ وہ مہرین کے گلے لگ گئی اور بولی، میم آپ کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو سکا، آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ اس کے گلے لگ کر باہر نکلنے ہی لگی تھی جب اگلے ہی پل دو لوگوں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ مجھے جانے دو، ایسا مت کرو، کون ہو تم لوگ؟ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ لوگ تو دلاور کے بندے ہیں، جو اسے اب دلاور کے ایک خفیہ ٹھکانے پر لے جا رہے تھے۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو کوئی اس کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا، اس قدر قریب تھا کہ اسے اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ جیسے ہی ہوش میں آ کر پیچھے ہوئی، یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو وہی چہرہ تھا جو اس نے رپورٹ کے ساتھ تصویر میں دیکھا تھا، یعنی دلاور۔ وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے بدنام کر کے رکھ دیا تم نے۔ یہ کس وجہ سے کیا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اب میرا نام تم واپس دلاؤ گے، اور تم میڈیا میں جا کر سب کو یہ گواہی دو گی کہ تم نے کسی کے کہنے پر وہ فضول گند بولا۔ یہ سن کر تو ہانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا مجھے یہاں سے جانے دو۔ دیکھو ایسا مت کرو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی جب اگلے ہی پل دلاور نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں اب کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اب تم یہاں سے جاؤ گی تو صرف اور صرف میرے لیے ایک مہرہ بن کر۔ تو میرے ساتھ جاؤ گی۔ آج دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہی لڑکی جس نے میرے خلاف اتنی باتیں کی ہیں میرے بستر پر میرے ساتھ موجود ہے۔ تب سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لڑکی آخر ہے کون۔ یہ سن کر ہانیہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے جو رپورٹ دی گئی تھی میں نے تو وہی پڑھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، لیکن دلاور کو اس پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آ رہا تھا، بلکہ اگلے ہی پل اس کے الفاظوں نے تو ہانیہ کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ اب تم یہاں سے میرے نکاح میں 3 دن رہو گی، اور 3 دن بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر میڈیا کے پاس جاؤں گا۔ اگر تم نے گواہی نہ دی کہ تم نے یہ سب کچھ نکاح کے لیے کیا
तो फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने निकाह में रख कर तड़पाता रहूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे सारे खानदान वाले तुम्हें मुंह तक नहीं लगाएंगे। ये बातें सुनकर हानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की महरीन, जो अपनी अदाओं से मेहराब को फिर से सकून देना चाहती थी। आज तो उसके लिए जश्न का दिन था, जिसकी वजह से उसने मेहराब को सुकून देने के लिए कुछ ज्यादा ही एहतमाम किया था। लेकिन अगले ही पल जब मेहराब ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचा था, तो महरीन के होंठों से सिसकी निकली। तुमने ऐसा क्यों किया? हानिया को तुमने मोहरा क्यों बनाया? उस मासूम की लड़की की तुमने जिंदगी दांव पर क्यों लगाई है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बार बार उसके बालों को खींचते हुए गुस्से से फुंकार रहा था, जबकि महरीन ये सुनकर तड़प कर रह गई थी। उस लड़के की वजह से तुम मुझे ठुकराओगे? तुम मेरे साथ ये सब करोगे? बहुत अच्छा हुआ उस लड़की के साथ जिसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है। अब उसे पता चलेगा कि उसने शेर के मुंह में हाथ डालकर क्या किया है। वो ये बोल ही रही थी जब मेहराब ने अगला जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। तुम जैसी लड़कियां बस एक काम कर सकती हो, किसी का बिस्तर रंगीन कर सकती हो, लेकिन इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकती। दफा हो जाओ यहां से। वो धक्के देकर न उसे फ्लैट से निकाल रहा था, जबकि महरीन चीखें मार रही थी, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो, देखो ऐसा मत करो। लेकिन मेहराब ने उसकी एक ना सुनी थी। वो बार बार अपने आदमियों को भेजकर हानिया का पता लगवा रहा था। फिर उसे पता चला कि हानिया को दिलावर खानजादा अपने फार्म हाउस लेकर जा चुका है। ये सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने जोर से दीवार पर अपनी मुट्ठी मारी थी। उसका हाथ जख्मी हो गया था, लेकिन उसे जख्म की कोई परवाह नहीं थी। उसे धमकाते हुए दिलावर निकाह कर चुका था और फिर उसका हाथ थामे वो तेजी से बाहर गया था। हानिया ने जब बाहर देखा तो हर तरफ मीडिया मौजूद था, वही मीडिया जिसमें हानिया भी जाना चाहती थी। हानिया नजरें चुरा रही थी, जबकि मीडिया वाले सारे खड़े हो गए थे। सब दिलावर खानजादा की तरफ माइक कर रहे थे। सर, ये लड़की आपके साथ आपके फार्म हाउस में क्या कर रही है? जब दिलावर ने बड़े फखर से कहा, ये सारी बातें तो ये लड़की खुद ही बताएगी। आप लोगों को लगता है ना कि मेरे खिलाफ जो भी रिपोर्टिंग की गई है वो सब ठीक है? इस लड़की ने वो रिपोर्टिंग की है। आज यही आप लोगों को सारी सच्चाई बताएगी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया है। उसने एक तंजिया नजर हानिया को देखकर गरजदार आवाज में कहा और फिर सारे मीडिया वालों ने हानिया की तरफ माइक कर लिए थे। जब हानिया ने वही कहा था जो दिलावर ने उसे कहा था, वो कपकपाती हुई आवाज में बोलने लगी थी, मैं दिलावर खानजादा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसी वजह से मैंने दिलावर खानजादा को प्रपोज किया था। मैंने उनसे कहा था कि मुझसे शादी करें, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया था। मैंने उनसे कहा था कि अगर मुझसे निकाह नहीं किया तो फिर मैं उन्हें बदनाम कर दूंगी, और जब उन्होंने मुझसे निकाह नहीं किया तो फिर मैंने उन्हें बदनाम कर दिया। और आज सबके सामने मैं ये सच बताती हूँ कि आज उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है, जिसकी वजह से अब मैं ये सारे इल्जामात वापस लेती हूँ जो मैंने उन पर लगाए थे। वो घुटी घुटी सिसकियों के साथ ये कह रही थी, जबकि दिलावर खानजादा का तो चेहरा फखर से और भी ज्यादा बुलंद हो गया था। ये खबर मीडिया में फिर से फैलने लगी थी कि दिलावर खानजादा, जिस पर कुछ देर पहले इल्जाम लगाया था, वो आज फिर से अपनी वही इज्जत वापस पा चुके हैं जो इज्जत एक लड़की ने उन पर लुटाई थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी बीवी बनने के लिए। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि वो लड़की अब दिलावर खानजादा की बीवी बन गई है। मेहराब ने जब ये न्यूज पढ़ी थी तो उसने कांच का ग्लास जोर से दीवार पर मारकर चिकनाचूर कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने फौरन दिलावर को कॉल की थी। ये तुमने क्या कर दिया दिलावर? तुम्हें पता भी है जज्बात में आकर तुमने उस छोटी सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें अभी इसी वक्त घर आना होगा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम अभी घर आओ, इससे पहले कि लंदन से डैड और चाचू की कॉल आ जाए। तुम्हें अभी घर आना होगा। वो दांत पीसते हुए बोला था, जबकि दिलावर तो वहां जाने के मूड में नहीं था, लेकिन मेहराब की बात सुनकर वो मजबूर हो गया था। वो जो एक जगह बैठी उसी वक्त से कांप रही थी, उस पर जाते जाते दिलावर ने एक नजर डाली। तभी उसके मुलाजिम ने कहा था, जनाब देखिए,
اب اس لڑکی کو تو آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ میڈیا کی نظریں آپ پر ہی ہیں۔ اگر یہ لڑکی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو میڈیا کو لگے گا ضرور اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ ایسا کریں، اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ یہ سن کر پہلے تو گہری سانس لے کر رہ گیا، لیکن مجبور ہو کر اس نے ہانیہ کو اپنے ساتھ حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ رو رہی تھی، فوراً محراب کے پاس گئی۔ آپ تو جانتے ہیں نا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے کسی نے پھنسایا ہے، وہ رو رو کر محراب سے کہہ رہی تھی۔ جبکہ محراب نے دلاور کو دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، تم نے اس سے نکاح کر لیا، تم اس لڑکی کو پورا حق دو گے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس لڑکی کو وہی عزت ملے گی جو ہماری ماؤں بہنوں کو ملتی ہے دلاور، کیونکہ یہ لڑکی بے قصور ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ جب دلاور غصے سے بولا، بھائی آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اس لڑکی کی معصومیت پر ترس آ رہا ہوگا، لیکن اس کے بھولے پن کے پیچھے وہی مکرو چہرہ ہے جو میں دیکھ چکا ہوں۔ میں بہت جلد اسے طلاق دے دوں گا۔ جب میڈیا کو ہماری شادی کا یقین ہو جائے گا تو پھر میں اسے واپس چھوڑ آؤں گا۔ یہ سن کر محراب سر تھام کر رہ گیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، لگاتار اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اسے بار بار الٹیاں ہو رہی تھیں۔ اپنی ماں سے چھپ چھپا کر وہ محراب سے ملنے چلی گئی تھی، لیکن وہ اس وقت فلیٹ میں موجود نہیں تھا، تو وہ سیدھی حویلی گئی تھی۔ محراب نے اپنے کمرے میں اسے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اب تو تمہیں مجھے اپنانا ہی پڑے گا، وہ اسے کالر سے دبوچتے ہوئے بولی، جبکہ یہ سن کر محراب نے اسے دھکا دیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی اور کا گناہ میرے حصے میں مت ڈالو، تم پہلے ہی بہت غلط کر چکی ہو، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ وہ مہرین کو نکال رہا تھا جب ہانیہ کی نظر مہرین پر پڑ گئی۔ میم آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دلاور جو اس وقت فون پر مصروف تھا، ہانیہ کی چیخ سن کر فون بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دیکھا، یہی وہ ہے، میم مہرین نے ہی مجھے وہ رپورٹ دی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں یہ رپورٹنگ کروں گی تو مجھے بہت اچھی جاب ملے گی۔ اسے انگلی سے مہرین پر اشارہ کر کے دلاور کو یقین دلایا۔ وہ مہرین کو جھنجھوڑ کر بولی، جبکہ مہرین نظریں جھکا چکی تھی، محراب بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ تبھی مہرین نے محراب کی طرف دیکھا، وہ جو کچھ دیر پہلے اسے ٹھکرا رہا تھا۔ اب مہرین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی وقت اس سے بدلہ لے کر رہے گی۔ دلاور مہرین کے پاس آیا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے؟ جلدی بتاؤ، دلاور اس کے سامنے آ کر بولا۔ جب مہرین نے فوراً کہا، ہاں میں نے اسے رپورٹس دی تھی، کیونکہ وہ رپورٹ مجھے کسی اور نے دی تھی۔ تمہیں پتا ہے جو تمہارے سب سے قریب ہے نا، وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، دلاور خانزادہ، اور وہ دشمن اسی حویلی میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ مہرین کی بات سن کر دلاور غصے سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ محراب اگلے ہی پل دوبارہ سے مہرین کو اس گھر سے نکالنے لگا تھا۔ یہ لڑکی ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہی ہے، نکلو یہاں سے۔ لیکن مہرین نے فوراً ہی خود کو اس سے دور کیا۔ خبردار جو مجھے دھکے دینے کی کوشش بھی کی، میں آج ساری سچائی کو، تمہارا اصل چہرہ سب کے سامنے لا کر رہوں گی، کیونکہ آج تم نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ آج میری حالت اگر ایسی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، اور تم مجھے اپنانے سے ہی انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر تو دلاور چونک کر رہ گیا۔ بھائی یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ محراب سر جھکا چکا تھا، جبکہ مہرین نے دلاور سے فوراً کہا کہ یہ جو تمہارا بھائی بنا پھرتا ہے، یہ دراصل تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی نے تو مجھے وہ ساری سکرپٹ دی تھی، وہ تصویریں دی تھیں تاکہ میں میڈیا میں پھیلا سکوں۔ اس نے مجھے وہ کچھ پل دیے تھے جنہیں گزار کر مجھے لگا تھا کہ جیسے یہ مجھے اپنانے لگا ہے، لیکن نہیں، آج جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو یہ مجھے ہی ٹھکرا رہا ہے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے مہرین پر ڈال کر غصے سے بولی تھی۔ یہ سن کر تو دلاور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تڑپ کر رہ گیا تھا، جبکہ ہانیہ بھی بے چینی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محراب اس کے پاس جا کر اسے تسلی دینے والا تھا جب دلاور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیا۔ جب مہرین آنسو صاف کر کے چبا چبا کر بولی تھی، ہاں میں غلط تھی، میں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنا چاہتی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ محراب ہانیہ کو چاہتا ہے تو وہ اسے دور رہے، اسی وجہ سے میں نے ایک تیر سے دو نشانے بنائے تھے۔
पर मुझे नहीं पता था कि मेहराब मुझे धोखा देगा। आज इसने मुझे धोखा दिया। आज इसकी ये सच्चाई मैं तुम्हारे सामने ला रही हूँ कि जो तुम्हारा बाई बना फिरता है वो तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। इसने ये कहते साथ ही अपने पेट पर हाथ रखा था और वहां से चली गई थी, जबकि दिलावर गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुका था। हानिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो जो मेहराब को एक अच्छा इंसान समझती थी, आज उसकी वजह से एक शख्स ने जबरदस्ती उसे एक रिश्ते में जकड़ लिया था। वो तो इतने दिनों से अपनी माँ से नहीं मिली थी, जबकि मेहराब उसके पास आना चाहता था। वो उसके बारे में फिक्रमंद था, लेकिन अगले ही पल हानिया ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से इतने लोगों की जिंदगियां खराब हो गई। आपने एक इंसान से बदला लेने के लिए कितने लोगों को निशाना बनाया। आप जैसा शख्स 2 टके की इज्जत का भी हकदार नहीं। जैसे मीडिया में दिलावर खानजादा के बारे में गलत कहा है ना, अब देखना मैं ही जाकर आपके बारे में सबको बताऊंगी कि इसके पीछे आप थे। ये सुनकर तो मेहराब गुस्से से आग बगोला हो गया था। उसने फौरन आगे बढ़कर हानिया के बाल दबोचना शुरू कर दिए थे। अच्छा, तो चिंटी के भी पर निकला है। तेरे पर तो मैं काट कर रखूंगा। तुझ पर तरस खाया, तुझे मैं अपनी कजन से बचाने वाला था, तेरे लिए हमदर्द था, लेकिन तू अब मेरे ही पर भौंकने लग गई है। तेरी तो। वो ये कहते ही उसे धक्का देने के लिए आगे बढ़ा था, जब आगे बढ़कर दिलावर ने हानिया को थाम लिया था, उसे अपने हसार में लिया था। वो नफरत भरी निगाह से मेहराब को देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा कजन, जिसे मैं भाई समझता था, जिसके शाना बिशाना चलता था, वो ऐसा निकलेगा। मेहराब को समझाना चाहता था, लेकिन दिलावर ने अपना चेहरा फेर कर कहा, ये घर मेरे नाम है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा इंसान मेरे घर में रहे। आप यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा। डैड और तायाबू के पास चले जाएं। मैं आपको यहाँ देख भी नहीं सकता। ये मेरी सियासत है। मुझे कैसे निभानी है और क्या करना है मैं खुद देख लूंगा। आप यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए थे। भाई, आपने क्या कर दिया? अब मैं नहीं चाहता कि आप जैसे गद्दार को अपने साथ रखो। वो ये कहते ही हानिया का हाथ थाम चुका था। हानिया को अपने साथ लिए वो कमरे में गया था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। दिलावर खानजादा कुछ देर पहले तक अपने बारे में सोच रहा था, जब अगले ही पल उसकी नजर उस लड़की पर गई थी। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। तो फिर दिलावर को याद आया कि कैसे उसने अपनी जिद की वजह से हानिया को निशाना बनाया, उसके साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया था। वो अगले ही पल अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उसने हानिया का कंधा थपथपाना शुरू कर दिया। हानिया उससे दूर हुई थी। बस कर दें, कुछ करना चाहते हैं तो बस एक रहम करें, मुझे आजाद कर दें और यहाँ से चले जाएं, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दें, वो रोते हुए बोली थी। ये सुनकर दिलावर टूट गया था। हाँ, मैं तुम्हें अभी ले जाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। हानिया खुश हो गई थी। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के पास आ गई थी। उसकी माँ, जो बस एक ही जगह पर गुमसुम सी बैठी थी, अपनी बेटी को देखकर फौरन उसके पास गई थी। ये सब क्या हो गया? मैं तुमसे कहती थी ना ऐसी जॉब मत करो। भाड़ में जाएं ये सारी जॉबें, बस आराम से घर बैठ जाओ। देखो क्या से क्या हो गया, वो रोते हुए बोली थी। जब दिलावर खानजादा को देखा तो वो उसे धक्के देने लगी। दफा हो जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अगले ही पल हानिया ने आंसू साफ करते वक्त अपनी माँ को रोक लिया था। नहीं अम्मा, ऐसा मत करें, इन्हें गलत फहमी हो गई थी, ये गलत फहमी का शिकार हो गए थे, इनकी कोई गलती नहीं है। जब उसकी माँ ने उसे गौर से देखा तो बोली, ये तू क्या कह रही है? इसने तेरे साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया और तू कह रही है कि इसने गलत नहीं किया। तब हानिया ने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी थी। उसकी माँ भी बेबस हो गई थी। दिलावर खानजादा एक तरफ खड़ा था। उसकी माँ ने दिलावर को सोफे पर जगा दी, उसके लिए पानी लेकर आई थी। हानिया किचन में थी जब हानिया की माँ ने दिलावर खानजादा से हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी पूरे शहर में बदनाम हो गई है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उस पर एक एहसान करना, मेरी बेटी को कभी ना छोड़ना। ये एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, तुमसे तलाक ले ले, लेकिन कभी भी मेरी बेटी को तलाक मत देना, बल्कि नर्म दिल के साथ उसे अपना लेना। जाने में जो गलती हो गई है उसे सुधार देना। वो रो रो कर दिलावर से फरियाद कर रही थी। दिलावर ने फौरन हानिया की मां के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया था।
آپ فکر مت کریں آنٹی، میں کوشش کروں گا. ہاں میں اسے طلاق نہیں دوں گا لیکن اسے جیتنے کی ضرور کوشش کروں گا. دلاور خان زادہ نے ہانیہ کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی تھی. ہانیہ کو جاب کرنی تھی، اسے ہر طرح کی آزادی دیتا تھا، لیکن جب جب وہ طلاق کا مطالبہ کرتی تھی دلاور خان زادہ فوراً خاموش ہو جاتا تھا. وہ اس سے وقت مانگتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بس ایک بہانہ ہے. ایک روز ہانیہ غصے میں بولی کہ طلاق نہیں دینی تو مت دیں، میں آپ سے خود خلا لے لوں گی. تو دلاور نے اسے اپنے قریب کر لیا اور فوراً کہا میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا کیونکہ اب میں نے ایک بار تم سے نکاح کر لیا ہے. تم میری بیوی ہو چاہے جو بھی حالات تھے، لیکن اب تم میری بیوی بن کر ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی. یہ سن کر تو ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اس نے الگ ہونے کی باتیں کرنا چھوڑ دی تھی. وہ شاید اس چیز کو تسلیم کر چکی تھی. ان دونوں کے بیچ جتنی بھی ناراضگیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ مٹ رہی تھیں. جبکہ وہیں دوسری طرف مہرین کی بہن نے اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا تھا. اس کی ماں جو اس سے منہ موڑ چکی تھی مہرین بن بیاہی ماں بننے والی تھی. یہ خبر پورے محلے میں پھیل چکی تھی. جب اس کا آخری دن تھا وہ اسپتال جا رہی تھی تو محلے کی عورتوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دی تھیں. پیچھے سے اسے آوازیں لگا رہی تھیں. اتنے میں اچانک ایک بڑی سی گاڑی آئی تھی. اس نے جب دیکھا تو ہانیہ کو دیکھ کر رونے لگی. مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ عورتیں مجھے مار ڈالیں گی، میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیں گی. ہانیہ نے اس پر ترس کھا لیا تھا. وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے آئی تھی. یوں اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا. ہانیہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. دلاور خان زادہ اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا. وہ اسے ابھی تک معاف نہیں کر پایا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد کسی موقع پر راتوں رات حویلی واپس آیا تھا. اس نے جب اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے. وہ بہو اس جیسی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھاتا اگلے ہی پل زہر آلود آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی. خبردار جو اسے اٹھانے کی کوشش بھی کی. یہ آواز سن کر تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. سامنے مہرین سادہ سی اوڑھنی میں کھڑی تھی، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا رہی تھی. محراب اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوں اس کا مہرین سے سامنا ہوگا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا. وہ تو اس بار دلاور خان زادہ سے معافی مانگنے آیا تھا جب دلاور نے اسے ایک بات کہی تھی، میں آپ کو معاف کر دوں گا بھائی، لیکن بدلے میں آپ کو مہرین سے نکاح کرنا ہوگا. یہ سن کر محراب نے فوراً حامی بھر لی تھی. مہرین اس نکاح کے خلاف تھی لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور یوں وہ نکاح کے لیے راضی ہو چکی تھی. اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب کے لیے معافی مانگ چکی تھی اور اب محراب سے اس کا نکاح ہو گیا تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.